हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त एकदम। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? हाँ भाई, जहां से जहां तक एनसीईआरटी चलती वहां से वहां तक हम पढ़ाते हैं। शाबाश। हाँ, चलें फिर क्लास स्टार्ट की जाए। हाँ, एक बार जोरदार तरीके से लाइक ठोक दो, वीडियो को शेयर मार दो। ये दो काम आते ही कर दिया करो, ठीक है? चलो, आते ही पहले स्वागत सव से करो, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे मामला। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कूलाम के नियम का सदिश रूप। क्या पढ़ना है? कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। हम लोगों ने कूलाम का नियम देख लिया था। कूलाम के नियम पे ढेर सारे सवाल हम लोगों ने लगा लिए थे, ठीक है? आप लोग भी लगाते रहिए, कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा, ठीक है? और आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, पहले थोड़ा सा कुछ खचन्ना खचा लेते हैं। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, है ना? ठीक है। और यहां पे कोई दो पॉइंट हैं, ये दो बिंदु आवेश हैं। पॉइंट क्या है? दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है? एक बिंदु आवेश का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आपका r1, और दूसरे का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आपका r2, ठीक है? दिस इज r1, दिस इज वेक्टर r, ठीक? ये दोनों आवेशों का पोजीशन वेक्टर है। आवेश यहां पे रखा हुआ है, से दैट q1, यहां पे रखा हुआ है q, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इनके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है, से दैट वो डिस्टेंस कितनी है? वो डिस्टेंस है r, ठीक? भाई, वेक्टर फॉर्म में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलाम का नियम, तो सभी की स्थिति हम लोग वेक्टर से दर्शाएंगे, है ना? तो वेक्टर r1 जो है वो आवेश q1 की स्थिति दर्शा रहा है, वेक्टर r2 जो है वो आवेश q2 की स्थिति दर्शा रहा है, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो r है ना? कितनी है? r है, ठीक? अब हम लोगों को करना क्या है? पहले हम लोग क्या करेंगे कि q1 के कारण q2 पर बल निकालेंगे, फिर q2 के कारण q1 पर बल निकालेंगे, ठीक है? एक एक करके। तो पहले आप लिखोगे कि सर q1 के कारण q2 पर बल, q1 के कारण q2 पर बल। तो आप लिखोगे किस पर बल, किस पर निकाल रहे हैं? q2 पे, तो F2 किसके कारण? 1 के कारण। कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका फिर से देखिए एक बार। किस पे निकाल रहे हैं? q2 पे, तो q2 में बल कितना है? F2 किसके कारण? 1 के कारण। तो F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाई r²। लेकिन एलएचएस में देखें तो हम लोगों ने ऊपर वेक्टर लगा के रखा हुआ है, और आरएचएस में कहीं वेक्टर दिख नहीं रहा है। इसका मतलब है कि अपने को आरएचएस में वेक्टर लगाना पड़ेगा, अपने को दिशा दर्शानी पड़ेगी कि आखिर इस बल की दिशा क्या है। अपने को दिशा दर्शानी पड़ेगी कि आखिर इस बल की दिशा क्या है। तो हम 2 की दूरी निकाल रहे हैं। अगर हम बल 2 पे निकाल रहे हैं तो 2 की दूरी निकाल रहे हैं किससे? 1 से। 2 की दूरी निकाल रहे हैं किससे? 1 से। तो हम ये कह सकते हैं कि इस दिशा में, किस दिशा में? इस दिशा में अगर कोई एकांक सदिश अपने को पता हो, क्योंकि हमने आपको वेक्टर में बताया है कि जो एकांक सदिश होता है, पहले हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलेंगे। हालांकि मैंने बताया है फाउंडेशन क्लासेस में, लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं। जो एकांक सदिश होते हैं, इनका काम होता है क्या? इनका काम होता है दिशा बताना। क्या काम होता है? दिशा बताना, ठीक है? जैसे अगर मैं कहूं 10 न्यूटन का बल एक्स अक्ष की दिशा में कार्यरत है, ये बोल दिया मैंने। अब इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट, लेकिन मेरे को एक बात ये पता होती है कि एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आई कैप होता है ना? तो अगर मैं 10 का आई कैप में गुणा कर दूं तो यहां देखिए, इसमें 2 बातें हैं। ये एक वेक्टर है। क्या है? ये एक वेक्टर है ना? और इस वेक्टर का परिमाण कितना है? तो इस वेक्टर का परिमाण है 10 न्यूटन, और दिशा किधर है? दिशा है आई कैप, मतलब एक्स अक्ष की दिशा में।
आई कैप से गुणा करने पे हमें दिशा का बोध तो हो गया कि एक्स दिशा में है, लेकिन क्योंकि आई कैप का परिमाण एक होता है इसलिए वेक्टर के परिमाण में कोई असर नहीं पड़ा, उसका परिमाण एक ही है, क्योंकि आई कैप का परिमाण तो एक है, तो 10 एक कम 10 हो जाएगा यार, है ना। यानी कि इस पूरे लंबे से स्टेटमेंट को मैं इतनी छोटी सी बात में लिख सकता हूं 10 आई कैप और साथ में न्यूटन कह दूंगा, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि 10 न्यूटन का बल है जो कि एक्स अक्ष की दिशा में कार्य कर रहा है ना। ये तरीका होता है हम लोगों को किसी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का, किसी भी सदिश राशि में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक। तो यहां पर भी अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो हम कहेंगे कि हम F2 यानी कि दूसरे वाले आवेश पे बल निकाल रहे हैं, किसके कारण, 1 मतलब पहले वाले के कारण, तो दूरी भी लिखेंगे दूसरे आवेश की, किससे दूरी लिखेंगे, पहले वाले आवेश से। हालांकि दोनों बराबर ही है, जितना पहले से दूसरे की उतना दूसरे से पहले की आर, लेकिन पहले लिख तो देते हैं ढंग से। और दिशा की बात करें तो हम कहेंगे सर दिशा आप लगा दीजिए R21 का कैप, क्या लगा दीजिए, R21 का कैप, है ना। मतलब दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले का जो पोजीशन वेक्टर होगा R12 उसका एकांक सदिश निकाल लेंगे हम लोग, R21 का, सॉरी R21 बाय मिस्टेक, R21 है ना, पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे की दूरी R2, क्यों भाई, R2 मतलब दूसरे की दूरी, 1 मतलब पहले के रिस्पेक्ट में, है ना। डायरेक्शन किधर होगी, आप कहोगे सर हम अगर इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसको ओरिजिन समझ रहे हैं तो इससे इसके लिए वो बिंदु उधर है, ध्यान समझिएगा। अगर हम इससे दूरी देख रहे हैं भाई R21 का मतलब क्या हुआ कि R2 मतलब दूसरे की दूरी, 1 मतलब पहले से, R21 मतलब दूसरे की दूरी पहले से, तो पहले से देखनी है तो पहले के पास बैठ जाएंगे, दूसरे को देखेंगे, क्योंकि दूसरा की तरह दूसरा उधर है तो दिशा वो हो गई, है ना, पहले से, तो R21 वेक्टर लगा दिया मैंने, ठीक। और इसी दिशा में R21 कैप भी हो जाएगा, एकांक सदिश भी इसी दिशा में हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर आपको एकांक सदिश लिखना तो आप एकांक सदिश भी डायरेक्शन में लिख सकते हो, सेम है भाई, बस एकांक सदिश मतलब उसका परिमाण एक होने वाला है। आप वेक्टर R21 लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप एकांक सदिश लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों उसी दिशा में होंगे। जब दिशा की बात करूंगा दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों उस दिशा में होंगे, है ना। और आपको भी मैंने बताया कि एकांक सदिश जो होता है R21 ये क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 डिवाइडेड बाई इसका परिमाण। एकांक सदिश की परिभाषा बचपन में आप लोगों ने पढ़ी है, ए कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर, क्यों भाई, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए, मतलब किसी वेक्टर में उसके परिमाण से भाग दे दो उस दिशा में एकांक सदिश हमको मिल जाता है ना। तो यहां पे वेक्टर कौन है, तो वेक्टर है R21, सॉरी बैक जाना अपने को, वेक्टर क्या है, वेक्टर है R21, है ना। और उसका परिमाण कितना है, परिमाण मतलब यहां से आगे की दूरी R है, तो R से मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसी एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं, या F21 को लिख सकता हूं। अब जिसने वेक्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा ना बेटा, ये उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वेक्टर नहीं पढ़ा, उसके बाद जब मैंने पढ़ाया तो रिवीजन भी नहीं किया। ये R21 R12 दोनों एक ही है, क्यों भाई, R12 जितना होगा उतना R21 होगा, जितना पहले से दूसरे की दूरी उतना दूसरे से पहले की दूरी, और ये R के बराबर ही तो है ना, तो इसको R लिख दो, सिंपली R स्क्वायर लिख देता हूं, इंटू R कैप की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं, वेक्टर R21 डिवाइडेड बाई R। तो यहां से आपको मिल जाएगा, या आपको मिल जाएगा F21 की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू वेक्टर R21, है ना। ये अपने को F21 मिल गया, ये क्या मिल गया, F21, मतलब दूसरे पर लगने वाला बल, दूसरे पर लगने वाला बल पहले के कारण, दूसरे पर लगने वाला बल पहले के कारण। अब हम क्या कहेंगे, तथा Q2 के कारण Q1 पर बल, क्यों भाई, Q2 के कारण Q1 पर बल। तो आप समझ गए होंगे कि आप बहुत समझदार हैं कि सर इसको ऐसे लिखेंगे, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू वेक्टर R21 का कैप, है ना। ये एकांक सदिश के रूप में हो गया, और सदिश के रूप में लिखेंगे तो R21 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, एक मिनट यार, R21 नहीं R12, मैं वही रिपीट कर रहा हूं, R12 होगा ना अब तो R1 पे 2 के कारण है ना, अब तो R12 हो जाएगा,
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू R12 का, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सही है। देखो थोड़ा सा समझना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, इसलिए ना समझ में आओ तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो। इतना अच्छा, इतना आराम से, इतना डिटेल में, मतलब इससे ज्यादा मैं कुछ बता ही नहीं सकता, मैं कुछ नहीं बता सकता इससे ज्यादा, है ना। तो मुझसे एक्सप्लेन कर मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि दोबारा मैं कुछ इससे एक्स्ट्रा एक वर्ड बोल ही नहीं सकता, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया इस चीज को, है ना। अब एक बात जरा हम लोग समझ रहे, डायग्राम को मैं किनारे करता हूं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा अपने को। थोड़ा छोटा कर देता हूं डायग्राम को, डायग्राम वगैरह तब एक थोड़ा साइड में ले लेते हैं ना, छोटा कर देते हैं छोटू उस्ताद को, और यहां उठा के रख देते हैं। ये इतने में अपना काम हो जाएगा, हो जाना चाहिए, इतने में अपना काम हो जाना चाहिए। थोड़ा इसको भी खिसका लेते हैं, ये इतने में अपना काम हो जाएगा ना। देखिए यहां पे अब अगर हम बात करें तो तुम कहोगे सर वेक्टर R21 इधर है, लेकिन वेक्टर R12 किधर है? तो वेक्टर R12 तो इधर है सर। क्यों भाई? वेक्टर R12 किधर है? वेक्टर R12 तो इधर है सर। R21 इधर है, R12 इधर है। कोई कहे सर आप यहां कैप लगाया है, यहां पे वेक्टर लगाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। R12 भी इधर होगा और R12 का कैप भी इधर होगा, R21 भी इधर होगा, R21 का कैप भी इधर ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर आप ध्यान देखिए, दोनों को एक ही चीज लिख दे रहा हूं मैं, तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक, और परिमाण समान है। तो हम कह सकते हैं तथा वेक्टर R21 या R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर R21। दोनों एक दूसरे के परस्पर विपरीत हैं और परिमाण बराबर है। कि विपरीत सदिश का उदाहरण होगा, क्लास 11 पढ़ाया था विपरीत सदिश। समान परिमाण के दो सदिश जिनकी दिशा परस्पर विपरीत है उसको क्या बोलते हैं? विपरीत सदिश बोलते हैं, है ना। तो आप वैल्यू उठा के पुट करोगे तो F12 की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। F12 इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू R, क्या रखें भाई? R12 लिख देंगे, R21 वो भी माइनस का इसका सदिश, है ना। तो आप कहोगे सर यहां से आपको मिल जाएगा F12 की जो वैल्यू वो मिल जाएगी माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू वेक्टर R21 माइनस का, है ना। अब ध्यान से देखिए तो वेक्टर R21 ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो सेम वैल्यू ये भी लिखी हुई है क्या? तो आप कह सकते हो कि अतः यहां से अपने को एक रिजल्ट मिल गया कि वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F21, है ना। यहां से दो बातें पता चलती हैं कि ये समान परिमाण का है, समान परिमाण का है। ये बात मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि पहले के कारण दूसरे पर जितना बल लगेगा, दूसरे के कारण पहले पर भी उतना बल लगेगा और विपरीत दिशा में लगेगा। क्या है? विपरीत दिशा में लगेगा। समान परिमाण विपरीत दिशा, मतलब ये न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना। और ये इंटरेक्टिव पारस्परिक क्रिया बल है, मतलब दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कोई एक दूसरे पर लगा रहा है, दोनों पारस्परिक क्रिया बल है और दोनों न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन कर रहे हैं। वो तो हर बल करता है, उसको करना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। हाँ भाई लो साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट बढ़िया से टीप लो, है ना। कॉपी पेन लेके मत बैठना कि बढ़िया से लेके नोट बनाए। स्क्रीनशॉट की पता नहीं कौन ये यूट्यूब वाले ना उसकी भावनाओं में हम भी बह जाते हैं। ठीक भैया लो स्क्रीनशॉट ले लो, पता नहीं कौन सा ट्रेंड चल गया स्क्रीनशॉट का। ये स्क्रीनशॉट एग्जैक्टली वही चीज है कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुम स्मार्टफोन ले सब बगल हटिए फोटो खींच लेते हैं। वो फोटो सारी जिंदगी आपके फोन में रखी रह जाती है। ईमानदारी से अपने से भी पूछना, ये जो स्क्रीनशॉट होता है ना, क्या करते हो इसको? सारी जिंदगी तुम्हारे फोन में रहता है, इसका यूज कभी नहीं होता है। लड़के बोलते हैं सर जितना डिस्कस किए हैं इसका पीडीएफ दे दिया करिए। हमारे पास चुटकियों का खेल है इसका पीडीएफ बनाना, तुरंत इसका पीडीएफ यहां से बना के तैयार कर देंगे। 10 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा अपलोड होने में, है ना। लेकिन हम नहीं करते, ऐप पर भी ये काम नहीं करते। क्यों? ये तुम लोगों की कामचोरी को बढ़ाएगा केवल। जब तक अपनी नोट्स नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ये बात याद रखो। अगर आप अपना कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठ रहे हो, अपनी नोट्स नहीं बना रहे हो, तो तुम्हारे किसी काम का नहीं, ना स्क्रीनशॉट किसी काम का है, ना इसका पीडीएफ किसी काम का है।
तो पढ़ो बेटा, नोट्स साथ में बनाओ, पेन कॉपी लेकर के बैठा करो। अपनी भलाई चाहते हो, जिंदगी में चाहते हो कि जो क्लास 12 का टाइम बीते, 1 साल बाद ये ना कहो कि यार गड़बड़ हो गया, साल पूरा बर्बाद हो गया, 12 का कुछ कर नहीं पाए हम। ठीक है, आगे चलें, मिटा दें इसको। तो ये सदिश रूप हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कूलाम के नियम की सीमाएं देख लेते हैं। कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं, क्या क्या सीमाएं हैं कूलाम के नियम की? सीमा नंबर 1, पहली सीमा क्या है? नंबर 1, तुम ही लोग बताओ, पहले तुम ही लोग बताओ, कूलाम का नियम कहां कहां लगता है, बताओ जल्दी। कूलाम का नियम की सीमा है, बताओ कब लगता है कूलाम का नियम? पहला तुम लोग बताओ। बेटा जो नोट्स बनाता है ये उसके फायदे की चीज, जो नहीं बनाता उसको लगा फालतू बकवास करता है, जब देखो तब ये पता नहीं क्या क्या बताता रहता है, नई नई चीज। कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। 1 साल बाद तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। हाँ, स्टैटिक चार्ज, और दूसरा है बिंदु आवेश। शाबाश, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। पहला पॉइंट है कि केवल बिंदु आवेश, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है बस। और बिंदु आवेश में डेफिनेशन दी है कि उनके आकार की तुलना में उनके बीच की दूरी बहुत बड़ी होनी चाहिए, इसको बिंदु आवेश कहते हैं। ये मोबाइल और ये पेन भी बिंदु आवेश है, लेकिन यहां नहीं। जब एक रख दूं मैं उधर, एक रख दूं इधर, है ना, जब बीच की डिस्टेंस इसके कर दूं 200 मीटर, इनका आकार 200 सेंटीमीटर भी ना हो, है ना, तो हम कहेंगे कि हाँ अब ये बिंदु आवेश हो गए हैं। ठीक है, तो बिंदु आवेश मतलब आकार बहुत छोटा हो। दूसरा सेकंड पॉइंट आप ही लोग बताए थे, भी कुछ बताया था, किसी ने बताया था, किसी बच्चे ने, स्टैटिक पॉइंट 4, वाह बिल्कुल सही है। विरामावस्था में आवेश होना चाहिए, है ना। अगर आवेश विराम में है तब तो लगेगा। नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, मतलब वैद्युत स्थिर होना चाहिए, है ना, गति नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य होता है। अब कहो सर गति कर रहे आवेशों में क्या समस्या हो जाती है? बहुत समस्याएं हो जाती। अगर असमान वेग से गति किया तो बात ही छोड़ो, अगर समान वेग से भी गति किया, शायद तुम समझ सको मेरी बात को, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर लेवल की बात होने वाली है। ये बात तुमको किताबों में लिखी हुई नहीं मिलेगी तुम्हारे लेवल पे, कि गतिमान आवेशों के लिए क्यों। मान लो कि ये आवेश इसकी ओर आ रहा है, समझना, एक्चुअल में एक आवेश दूसरे पर बल कैसे लगाता है? इस आवेश के कारण यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस वैद्युत क्षेत्र में इस आवेश पर बल लगेगा Q2 × E, और इस आवेश के कारण यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसको मैं E1 कह दे रहा हूं, उसमें इस पे बल लगेगा Q1 × E2, है ना। तो उसके वैद्युत क्षेत्र में इस पे बल लगेगा, इसके वैद्युत क्षेत्र में उस पे बल लगेगा। जब आवेश गति करता रहेगा तो आफ्टर सम टाइम ये आवेश यहां पहुंच जाएगा, है ना। अच्छा, इस वाले आवेश को पता है कि मैं गति कर रहा हूं और मेरी दूरी अब कम हो चुकी है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से वहां पहुंचती है प्रकाश के वेग से पहुंचती है। किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र यहां से वहां प्रकाश के वेग से ही पहुंचेगा, है ना, लेकिन कुछ तो समय लेगा आपको। सर वो समय बहुत बहुत कम होगा, इतना तेज है, लेकिन कुछ तो होगा ना, कितना भी कम होगा, कुछ तो होगा ना। सवाल इस बात का है ना। तो जब इसका वैद्युत क्षेत्र यहां पहुंचेगा तो इसको पता है कि मैं गति कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा आगे चला गया हूं तो दूरी कम हो गई है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन कि ये गति करके यहां से यहां आ गया है, ये इसके पास पहुंचने में समय लगेगा, क्योंकि वो तो गति कर नहीं रहा है ना। जब इसका वैद्युत क्षेत्र यहां परिवर्तित होगा तब इसको पता चलेगा कि अच्छा इसका वैद्युत क्षेत्र बढ़ गया, मतलब ये पास आ रहा है मेरे।
और उस वैद्युत क्षेत्र को पहुंचने में कुछ समय लगेगा, है ना। वो जो समय लग रहा है उसके जस्ट पहले की बात करूं तो इसको पता ही नहीं कि वो पास आ गया है, मतलब ये अभी भी उतना ही बल लगाएगा जितना पहले लगा रहा था, लेकिन ये अब कम बल लगाएगा। बात समझ में आई? शायद समझ में आ गई हो। ठीक है, तो क्या होगा कि इसको पता ही नहीं ना कि ये पास आ गया है, तो ये उतना ही बल लगाएगा जितना पहले लगा रहा था, है ना। लेकिन इसको पता है कि पास आ गया, ये कम बल लगाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहां गया? गड़बड़ हो रहा है मामला, है ना। इसीलिए ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, उस फॉर्मूले से यहां पे बल कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला केवल किसके लिए सत्य है? स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, स्टैटिक चार्जेस के लिए ही सही है। बात समझ में आई? ठीक है, केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, गतिमान आवेशों के लिए ये बात सत्य नहीं है। ठीक, बहुत ऊपर लेवल की बात है ये, आपको समझने के लिए थोड़ा सा वीडियो को बार बार कई बार देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। इतना इजीली आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हाँ क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? चलिए, थर्ड अगर हम बात करें तो हम कहें कि अगर एक बड़ा सा आकार है, कोई बड़े से आकार का एक चालक है, कोई बड़े से आकार का एक चालक है, ठीक है, बड़े आकार का एक चालक है, तो मैंने आपको कहा था कि इस चालक में इसका जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों पर भी पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली इन दोनों पार्ट्स के बीच जो फोर्स लग रहा है वो हम कूलाम के नियम से नहीं ज्ञात कर पाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो बड़े आकार के आवेश के अलग अलग बिंदुओं के बीच बल नहीं ज्ञात कर सकते, है ना। तो अगर आप बड़े आकार का आवेश ले लो और उसके दो अलग अलग बिंदु ले लो और इसके बीच अगर आप बल निकालोगे तो भी आप कूलाम के नियम से इसको ज्ञात, क्योंकि कूलाम के नियम के लिए दो बिंदु आवेश चाहिए ना, यहां तो एक ही आवेश है, उसी के दो छोटे छोटे हिस्से हैं। ठीक है, इस पर बल पूछ रहा है, तो ये भी आप इसकी सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते। बोलिए भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत? हाँ, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सर विद्युतदर्शी चकती क्या है? अरे यार, चकती मतलब प्लेट होता है भाई, हिंदी का है पूछते हो? विद्युतदर्शी चकती मतलब जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है उसके ऊपर एक प्लेट लगी होती है जिसकी हेल्प से हम उसको चार्ज करते हैं, है ना, प्रेरण द्वारा, कभी चालन द्वारा, उसी को चकती बोलते हैं। चकती माने प्लेट भाई। समझ आया? चलिए शाबाश बेटा, जिसको नहीं आया उसको मैं घोल के नहीं पिला सकता, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, साफ बात करता हूं, पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा। ठीक है, आप वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से पढ़िए, फिर से कोशिश करिए। नहीं आता मुझसे एक दो बार में समझ लो कि फिर मैं आपको पढ़ाने के काबिल अभी नहीं हूं, आप किसी और से पढ़ के ट्राई करिए, शायद आपको किसी और की बात समझ में आ जाए। ठीक, साफ सी बात है। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ, मतलब हमारी आपकी ट्रेनिंग नहीं बैठ रही है। ठीक है, ये बात पहले भी कह चुका हूं कि हर कोई हर किसी को ना तो पढ़ा सकता है, ना तो कोई हर किसी को खुश कर सकता है। ठीक है, ये दुनिया का सार्वत्रिक सत्य है। तो अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आती तो आप कहीं और से चेक करो। ठीक है, शायद आपको उसकी बात समझ में आए, जिसकी समझ में आए उसके पास टिक जाओ, और एक टीचर के पास टिक करके साल भर पढ़ाई करो, वो चाहे जो भी हो, है ना। ऐसे रोज रोज गलत, कभी 4 दिन उसके पास पढ़े, नहीं मजा आया, उसके नहीं मजा आया, नहीं मजा आया, ऐसे नहीं समझ में आया, कभी नहीं आएगा। आपको एक टीचर पकड़ना पड़ेगा, एक किताब पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, कुछ लोग 10 बुक रखे रहते हैं, इसमें भी थ्योरी पढ़े, फिर इसमें कंफर्म किए, फिर उसमें कंफर्म किए। अरे भाई, एक बुक पढ़, उतना ही बहुत है, आइंस्टीन ना बन अभी। ठीक है, एक बुक ले लो कोई ढंग की, एक टीचर पकड़ लो कोई ढंग का, जज कर लो। इतना तुम तो जज कर ही पा रहे हो, इतना तुम समझ ही रहे हो, है ना। आजकल तो भाई टीचरों से ज्यादा तो बच्चे होशियार हैं,
पकड़ लेते ये वाला टीचर बड़ी वाला टीचर बेकार को नहीं पढ़ाता है। तो आप पकड़ लो कौन वाला आपको सही पढ़ा रहा है, किसका आपको मजा आ रही पढ़ने में। जो भी एक टीचर उसको पकड़ के साल भर उसके साथ पढ़ाई करो, ठीक है। बीच में लपर लपर नहीं, 2 महीने इसके साथ, 1 महीने 10 उसके साथ, ऐसे नहीं, ऐसे होगा ही नहीं भाई, नहीं होगा ऐसे, ठीक है। आगे चलें, चलिए अब लोग देख लेते हैं कूलाम के नियम। कूलाम का नियम कह रहा हूं, वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में बल की तुलना। ये फिजिक्स है भैया, ये फिजिक्स है। इतना आसानी से समझ में थोड़े ना आती हर चीज। अब जो चीजें इंटरेस्टिंग है वहां पे हम इंटरेस्टिंग बना ले जाते हैं, लेकिन हर चीज इंटरेस्टिंग बना सकते है ना। अब ये जो वेक्टर का नियम है, कूलाम के नियम, जो वेक्टर स्वरूप है, इसको कुछ भी कर लें, इसमें केवल आपको फैक्ट्स बता सकता हूं, डिटेल में जाकर के घुस के बता सकता हूं मैं। इसमें आपको इंटरेस्ट कहीं से पैदा नहीं कर सकता अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा करके। तो आपको अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो भी आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा, अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, है ना। फिजिक्स है, इसको पढ़ना पड़ता है। हाँ भाई, तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की हम तुलना करने वाले हैं। पहले वैद्युत बल लिख लेते हैं एक तरफ, वैद्युत बल, और एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। एक एक पॉइंट दोनों में लिखते चलते हैं, डिस्कस करते चलते हैं, आप ही लोग बताएंगे। बताइए, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में पहली पॉइंट तो यही निकल के आता है कि सर ये आवेशों पर डिपेंड करता है, आवेशों के गुणनफल निर्भर करता है। मतलब वैद्युत बल तब लगेगा जब वस्तुओं में आवेश होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल तब लगेगा जब वस्तुओं में द्रव्यमान होगा। यानी कि ये आवेशों के गुणनफल पर निर्भर करता है और वो वाला द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है ना। तो ये पहला अंतर हो गया दोनों के बीच में। ये क्या है, ये अंतर ही तो है कि एक आवेशों के गुणनफल पर डिपेंड करता है, दूसरा द्रव्यमानों के गुणनफल पर डिपेंड करता है। दूसरे पॉइंट की बात करूं अगर मैं, तो F प्रोपोर्शनल टू यहां पे R स्क्वायर होता है। अच्छा, यहां पर भी F प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, ये पहला पॉइंट था। इसको हम लोग व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। इसका मतलब है कि दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। क्यों भाई? दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? हाँ, गुड। वैद्युत बल क्या होता है? ये आकर्षण भी होता है, आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है ना। कोई कारण पूछ ले तो बता देना। कारण क्या है? क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, इसीलिए ये आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। लेकिन अगर यहां पे मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट, ये चौथा कहां लिख दिया मैंने, तो ये केवल आकर्षण होता है, केवल आकर्षण होता है। क्यों केवल आकर्षण होता है? क्योंकि द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है ना। द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है, इसीलिए ये केवल एक प्रकार का होता है आकर्षण, लेकिन आवेश दो प्रकार का होता है, इसलिए आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है। चौथा पॉइंट, चलो तुम लोग बताओ, तुम लोग पॉइंट पे पिक कर लिखता हूं। चौथा पॉइंट बताओ। वेरी गुड विकास सरोज जी। ये माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, ये माध्यम पर निर्भर करता है। और इस वाले की बात अगर मैं करूं तो ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है ना। ये वाला माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन वो वाला माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? शाबाश। विद्युत बल क्या होता है? बहुत प्रबल होता है, बहुत प्रबल होता है।
और ये क्या होता है, ये बेचारा बहुत दुर्बल होता है, ये बहुत दुर्बल होता है। वेरी गुड, है ना। वैद्युत बल बहुत प्रबल होता है और वो क्या होता है, बहुत दुर्बल होता है। और बताओ, और कोई पॉइंट अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो वो भी बताओ। हाँ बेटा, बहुत प्रबल का मतलब है परिमाण बहुत बड़ा होता है, दोनों का सेंस एक ही निकल रहा है। ये दोनों दो अलग अलग चीजें नहीं है। बहुत प्रबल है, परिमाण में बहुत बड़ा है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। ठीक है, ठीक, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, दोनों का सेंस सेम होता है। यह इस तरह विश्वा की लगता है। बेटा ये क्या था, समझ नहीं पाया मैं बताता हूं। ये वाला जो होता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है ना। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया दोनों जनरेट होती है। और ये वाला बल जो होता है, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। मतलब कहने का मतलब न्यूटन का तीसरा नियम दोनों के लिए ट्रू है, ट्रू तो होना ही है ना। सातवां हम कहेंगे यह आंतरिक क्रिया बल होता है। मतलब दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो उनके आसपास तीसरा आवेश रख देने से प्रभावित नहीं होता है। मतलब अगर दो आवेश एक दूसरे को 10 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो मैं यहां एक तीसरा आवेश ले आके रख दूं तो भी इनके बीच बल 10 न्यूटन ही रहेगा। इनके बीच हो सकता है बल घट बढ़ जाए एक पे उसके कारण, लेकिन आपस में जो एक दूसरे बल लगा रहे हैं वो किसी तीसरे आवेश से प्रभावित नहीं होगा। और सेम यही चीज यहां पर भी होती है, यह भी आंतरिक क्रिया बल होता है। इतने पॉइंट तुम्हें किताब में नहीं मिलेंगे। यह भी आंतरिक क्रिया बल होता है ना। ये वाला संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल मैं कई बार आपको बता चुका हूं। संरक्षी बल का मतलब होता है कि ऐसा बल जिसके विरुद्ध कृत कार्य जो है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाए और वातावरण में नष्ट ना हो। जैसे अगर मैं इस पेन को यहां से यहां खिसका के ले आऊंगा तो ये वापस अपने स्थान पर नहीं आएगी, क्योंकि घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य खत्म। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती, वहां वेस्ट हो गया। लेकिन मैं इसी पेन को उठा के यहां ले जाऊंगा तो वापस वहीं चली जाएगी छोड़ने पर। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब मैंने इसको ऊपर उठाया तो मैंने गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में कार्य किया, और गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, इसलिए पेन में कार्य स्टोर था वैद्युत ऊर्जा रूप में, जैसी छोड़ा वापस ऊर्जा में प्राप्त हो गई, है ना। तो ये दोनों ही संरक्षी बल होते हैं। ये भी संरक्षी बल होता है और ये वाला भी संरक्षी बल होता है, ये भी संरक्षी बल होता है। ठीक है, दोनों ही संरक्षी बल होते हैं। ठीक, 8 पॉइंट हो गए, आई थिंक सफिशियंट है, कम नहीं है। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? हाँ सही है। एक पॉइंट और, 9वां पॉइंट जगह नहीं बची, आप लोग सुन लो बस, कि दोनों ही बल बहुत कम एवं बहुत अधिक दूरियों के लिए सत्य होते हैं। बात समझ में आई? दोनों ही बल बहुत ही कम और बहुत ही अधिक दूरियों के लिए सत्य होते हैं। क्लियर है? नहीं बेटा ऐसा नहीं है मयंक मिश्रा जी, ऐसा नहीं है। दोनों ही बल कम और अधिक दूरी दोनों के लिए सही होता है। ठीक है, हाँ दीपक जी शाबाश, क्या बात है। ये स्टैटिक चार्ज के लिए लगता है केवल, अगर चार्ज रुका हुआ है तो ही इस बल को लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यही चीज उसके लिए भी होगा। कभी वहां पे ये बात डिस्कस नहीं गुरुत्वाकर्षण में, लेकिन वहां पर भी सेम चीज होगा कि अगर द्रव्यमान रुका हुआ है तो ही ये फोर्स कमिंग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके शाबाश, आगे चलें। इतनी बात सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? वैद्युत क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? जैसे मान लो मैंने कोई आवेश रख दिया है ना, और इसके आसपास में कोई दूसरा एक आवेश लेकर के आता हूं, तो ये भाई साहब अपनी गुंडाई दिखाते हैं। ये कहते हैं इसे कैसे, हम तुमको नहीं आने देंगे। ठीक, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उसको धक्का मार देगा, कहेगा मैं नहीं आने दूंगा, यहां पे मेरा राज चलता है, मेरा इलाका है। ठीक,
तो किसी भी आवेश के चारों ओर का एक एरिया ऐसा होता है जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वो जो दूसरा वाला आवेश होता है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या, फिर सुन लीजिए कि किसी भी आवेश के चारों ओर के एरिया में हम कोई दूसरा आवेश लेकर के आते हैं तो वो दूसरा वाला आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो वो एरिया, वो इलाका अपना है ना, उस इलाके को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है? आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश लाने पर, जहां कोई अन्य आवेश लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश लाने पर ये दूसरा वाला आवेश को या तो ये आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे, उसको हम बोलेंगे इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि दूसरे वाले आवेश को इसने कितने बल से आकर्षित किया। मान लो मैंने दूसरे आवेश को एक बार यहां रखा, एक बार यहां रखा। अभी क्यू नॉट क्या, मैं इसका डिस्कशन करूंगा। यहां पे इसने इसको F बल से धक्का लगाया और यहां पे इसने इसको F2 बल से धक्का लगाया, है ना। और हमने ये देखा कि जो यहां बल लग रहा है F2 वो ज्यादा है F1 से। सीधी सी बात है, आवेश पास में ज्यादा बल लगाएगा, आवेश दूर है तो कम बल लगाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यहां पर बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण बल महसूस हो रहा है, वहां पे कम बल महसूस हो रहा है। तो मैं कहूंगा ये बल क्यों लगा? क्योंकि मैं इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में हूं। इसका मतलब है कि यहां वैद्युत क्षेत्र अधिक है तभी ज्यादा बल लगा, और यहां वैद्युत क्षेत्र कम है तो कम बल लगा, है ना। यानी कि दो चीजें हम वैद्युत क्षेत्र में परिभाषित करते हैं। एक, उसका परिमाण, वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कम है तो कितना। दूसरा, उसकी दिशा, कि बल लगा तो किधर लगा, इसने कहा इधर लगा, इसने कहा इधर लगा, है ना। तो दो चीजें हम परिभाषित करते हैं, एक परिमाण और दूसरा दिशा, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है, परिमाण जो होता है वो हम लोग प्रदर्शित करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। किससे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम लोग दर्शाते हैं क्या? वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। और जो इसकी दिशा होती है, दिशा, वो हम लोग दिखाते हैं किससे? वैद्युत बल रेखा से। किससे दिखाते हैं? वैद्युत बल रेखा से, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, भाई वैद्युत क्षेत्र क्या है? वो एक कॉन्सेप्ट, एक फिनोमिना है कि ऐसी कोई चीज है अराउंड में किसी आवेश के, लेकिन वो चीज है तो कितनी है? वैद्युत क्षेत्र ज्यादा कम, जैसे हम दो चीजों की तुलना करने की बात कर देते हैं वैसे वहां उसके परिमाण की बात आती है। ये ज्यादा लंबा, ये कम लंबा है, कितना ज्यादा है कितना कम है, परिमाण की बात आ जाती है ना। तो जब भी हम वैद्युत क्षेत्र को मापने की बात करेंगे तो हम परिमाण की बात करेंगे। और परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितना तीव्र है। और जब दिशा बताएंगे किधर है वैद्युत क्षेत्र, तो उस समय हम दिखाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बल रेखाओं की सहायता से। ठीक है, तो अपने पास दो नई चीजें मिल गई पढ़ने के लिए, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा वैद्युत बल रेखा। बोलो इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बेटा मुझे दो तरह के लड़के मुझे बिल्कुल नापसंद है, सरासर नापसंद है। एक जो ओवर स्मार्ट होते हैं, आगे आगे लपर लपर कूदते रहते हैं, उनको लगता है मेरा इंप्रेशन टाइट, सर ने वैद्युत बल की बात की, मैंने वैद्युत क्षेत्र की बात कर दी, अब तो सर एकदम समझेंगे मैं बहुत तेज हूं ना। ऐसे बच्चों को मैंने देखा है अपने 10-12 साल की टीचिंग करियर में देखा है। जो बच्चे इस तरह से क्लास में ज्यादा लपर लपर उछलते रहते थे, मैंने जैसे ही बोला वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तुरंत सर वैद्युत बल रेखा क्या होती है सर? अरे गधा है, रुक एक मिनट, अभी तो इसका नाम लिया मैंने, अब लिखा है नाम तो एक्सप्लेन भी करूंगा ना आगे, इतनी जल्दी किस बात की?
है ना। तो वो सिर्फ अपने आप को दिखाते हैं कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं, वास्तव में होते नहीं है ना। 12 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे लड़के केवल बस शो ऑफ में रह जाते हैं। अंतिम इनका रिजल्ट कहते हैं सर, सब कहते हैं यार ये लड़का तो बड़ा तेज था पढ़ने में, क्लास में बहुत सवाल पूछता था, पता नहीं कैसे इसका रैंक नहीं सही आया, पता नहीं कैसे इसका परसेंटेज सही नहीं आया। भाई मेरे वो पढ़ता नहीं तो केवल दिखाने बिलीव करता था कि मैं दिखा लूं मैं पढ़ता कितना हूं। तो इस पे मत फोकस किया करो, तुम्हें आता है अच्छी बात, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो बस। समझ में आई बात? काम करो अपना, दिखाओ मत कि मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया। एक तो अपने ही आत्मश्लाघा में रहोगे हमेशा, मैं तो बहुत तेज हूं, और जो मान लिया कि मैं बहुत तेज हूं फिर वो पढ़ेगा नहीं, वो कहेगा मैं तो बहुत तेज हूं, है ना। और दूसरा, तुमने दिखाया मैं बहुत तेज, 4 लोग तारीफ कर दी यार बहुत तेज लड़का है, अब सीना चौड़ा मैं बहुत तेज हूं, सब कहते हैं बहुत तेज हूं, फिर कहां पढ़ेगा वो, है ना। एक कोचिंग में पढ़ाया करता था मैं, तो वहां के डायरेक्टर साहब जो है, जो लड़के को देखे हैं कि थोड़ा अच्छा है पढ़ने में, उसको इतना चढ़ा दे पुदीने के पेड़ पे कि साल के लास्ट में पट्ट से गिरता था। कहता सर जब आया था कोचिंग में बहुत तेज था मैं, अब मेरे को पता नहीं क्यों कुछ नहीं आता, आप लोग पढ़ाते तो बहुत अच्छा है। समस्या कहां थी, उसको ये पता चल गया था कि उसको बहुत आता है, और जिसको ये पता चल गया उसको बहुत आता है वो खत्म उसी दिन से, है ना। तो पढ़ाई पर फोकस किया करिए, आगे लपर लपर कूदने की कोशिश मत किया करिए, जितना बताया जाए उस पर कंसंट्रेट करिए। वहां तक की कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल पूछिए, डिस्कस करिए, आगे आगे लपर लपर नहीं कूदा, है ना। ये पहले टाइप के लड़के जो मुझे नापसंद है, सरासर नापसंद है। दूसरे टाइप के लड़के कौन है, जान लो भविष्य में ऐसी गलती मेरे सामने मत करना, मेरे साथ पढ़ रहे हो तो फिर कहो सर आप डांटते बहुत हैं, आप सर तुरंत गुस्सा हो जाते हैं सर, है ना। कारण है गलत कर रहे हो, दिशा गलत जा रही तुम्हारी, मूड तो खराब हो गई। दूसरे वो होते हैं जो बेहद लापरवाह होते हैं, बेहद लापरवाह होते हैं, मतलब पूरा लेक्चर देखेंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे एक एक वर्ड, उसी लेक्चर में उसकी बात का एग्जैक्टली जवाब होगा, लेकिन फिर भी अंतिम में सर ये वाली बात नहीं समझ में आई सर। भाई मेरे इसका मतलब तूने ध्यान से पढ़ा नहीं उस लेक्चर को, अगर ध्यान से पढ़े होते तो एग्जैक्टली वही चीज ना पूछते जो मैंने एग्जैक्टली बताई है ना। ये सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के साथ होती है। ये 2 बातें थोड़ा मैंने आपका 5 मिनट लिया, लेकिन उसका उद्देश्य ये था कि भविष्य में आप गलत रास्ते पे ना चले जाएं। अगर आप पढ़ रहे हो तो पिक्चर ना देखो कि मोबाइल में सर का लेक्चर चला दिया है, साथ में कुछ और भी लगे हाथ काम कर लेते हैं, है ना। ये गलत काम है। पढ़ो दिन में 1 घंटे, ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन जब पढ़ो तो उस समय तुम सिर्फ पढ़ो, उसका जो एफिशिएंसी निकल के आएगी ना वो 4 घंटे से ज्यादा होगी। 1 घंटे की स्टडी जो है वो मोर देन 4 आवर हो जाएगी। रिकॉर्ड मेरे लाइफ में कभी मैंने दिन में 4 घंटे पढ़ाई नहीं की आज तक, पूरी लाइफ की बात बता रहा हूं, आज तक मैं कभी 4 घंटे पढ़ाई नहीं की, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट मेरे कभी गड़बड़ाए नहीं। कारण है कि मैं इस 1 घंटे को जब पढ़ता था तो मेरे दिमाग में पैरेलल में कोई चीज रहती ही नहीं थी। आप लोग खुद भी फील करेंगे इस बात को कि जब पढ़ने बैठते हो तो पढ़ाई के साथ साथ आपके दिमाग में पता नहीं और क्या क्या दुनिया भर की चीजें चलती रहती हैं। कुछ तो उम्र का दोष होता है, वो सारी चीजें भी, है ना। है सही है, वास्तविकता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, होता है। लेकिन अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना सीखना पड़ेगा, है ना, कि इस टाइम पे यही करना है, इस टाइम पे यही करना है। अपने काम को, समय को डिवाइड करके रखना है, एक साथ 4 काम नहीं करना है। इतिहास गवाह है ऑलराउंडर बहुत बिरले होते हैं। क्रिकेट की बात कर लो तो उसमें हर प्लेयर ऑलराउंडर नहीं होता है, जबकि सारी फैसिलिटी होती, कोच होता है, सब होता है, लेकिन हर प्लेयर ना तो अच्छा बैट्समैन हो पाता है। पूरी टीम में कोई एक आधी ऑलराउंडर होता है, और उस ऑलराउंडर को भी देखोगे तो ना तो वो बहुत अच्छा बॉलर होता है ना बहुत अच्छा बैट्समैन होता है, वो बीच का होता है, कभी अच्छी बॉलिंग कर जाएगा, कभी अच्छी बैटिंग कर जाएगा। ऑलराउंडर हमेशा ऐसे ही होते हैं, है ना। तो एक साथ 4 काम करने का प्रयास नहीं, कि स्पेशलाइजेशन जरूरी है। टाइम के साथ भी यही काम करना है अपने, कि जब हम कोई काम कर रहे, खेल रहे हो तो मन लगा खेलो, है ना। उस समय पढ़ाई को गोली मारो, जब तक मन करे, दिल करे, इच्छा करे। इसका मतलब नहीं दिन भर लेके पत्ते ही खेलो, सर कहे तो खेलो, खेलने की बात की है, ठीक है।
शरीर का जिसमें वार्म अप हो, माइंड का वार्म अप हो। ठीक है, कुछ ऐसे खेल होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं। बैठ के लूडो खेलने बैठ जाते हैं, 6 आया लिप्पाव आया, वो किसी काम का नहीं है। चेस खेलो, माइंड गेम पे सुडोकू फिल कर लो, माइंड गेम में पजल सॉल्व कर लो। अगर इंडोर ही खेलना है तो आउटडोर खेलो, थोड़ा सा शरीर को जरूरी है, गेम बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे गेम के नाम पे करियर उनका बनता है तो पबजी में बनता है, पबजी में करियर बनाते हैं अपना, उसको गेम थोड़े कहते हैं भाई। ठीक है, तो जो भी काम करो, कहने का तात्पर्य कि उस टाइम पर केवल फोकस वहीं पर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर फोकस होना चाहिए। एक साथ 2 काम पे फोकस नहीं। 1 घंटे पढ़ो, लेकिन उस 1 घंटे तुम्हारे दिमाग में कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। ये 1 घंटे की स्टडी 4 घंटे की स्टडी से कहीं बेहतर होगी तुम्हारी जिंदगी में। समझ में आई बात? अब वो एक बच्चे का कमेंट ऐसा आ गया तो मेरे को बोलना पड़ गया देख करके। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि 2 चीजें से परिमाण नापते हैं, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता से दिशा नापते हैं। तो अल्लाह पसर वैद्युत बल रेखा क्या होती है? भाई मेरे अभी शुरू किया है, कुछ देर इंतजार तो, कल वैद्युत बल रेखा आएगा अगले स्लाइड में, है ना? तो इसीलिए बस आ गया दिमाग, मैंने कहा 2 मिनट थोड़ा समय आपका ले लेते हैं। ठीक है, आपका मैंने 2-4 मिनट वेस्ट किया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये बातें बहुत जरूरी थी करना आप लोगों से, है ना? क्योंकि अभी शुरुआत है। अभी लोग कहते हैं कि हाई स्कूल पास कर लो, इंटर तो बस सुना होगा आप लोगों ने भी। एक बात हमेशा याद रखना कि जैसे जैसे सीढ़ी पर पायदान ऊपर बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे चीजें और खतरनाक होती जाएंगी। ये जो सुने हो हाई स्कूल बड़ी मेहनत है, इंटर आसान है ना भैया। हाई स्कूल का बाप नहीं, परदादा है इंटर, है ना? और इंटर पास कर उसके बाद कॉलेज में तो मौज मस्ती नहीं भैया। कॉलेज के 4 साल कब बीत जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, बीटेक में या बीएससी में जो भी करने जा रहे है ना, तुम्हें लिटरली हवा नहीं लगेगा। तुम ढंग के कॉलेज में ढंग से पढ़ाई कर रहे हो तो 4 साल कब गया, इतनी चीजें रहती, तुम्हें हवा नहीं लगे, पता ही नहीं चलेगा 4 साल कब बीत गया। मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया और उसके बाद नौकरी में फिर जानते हो आगे क्या होने वाला है चीजें। तो जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, वो सिर्फ तुम्हें लॉलीपॉप दिया जाता है कि इतना पढ़ लो, आगे तो बहुत आसान है, ताकि तुम यहां मन लगा के काम करो। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चीजें उतनी मुश्किल होती चली जाएंगी, है ना? तो इसके लिए प्रिपेयर रहो और चीजों को टैकल करना सीखो, उनके साथ फाइट करना सीखो और इंजॉय करो। ठीक है, जर्नी को एंजॉय करो बस। और जिंदगी एक सफर ही है, कुछ नहीं है। ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। गोल चेंज होते रहेंगे तुम्हारे, चलते रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे, एक दिन जिंदगी खत्म हो जाती है। तो बस एंजॉय करते रहो। ये नहीं सफर को कितनी जल्दी 12 हो जाए मेरा फिर मैं चलूं कॉलेज, नहीं, जल्दीबाजी नहीं किसी चीज की। अभी जो कर रहे हो उसको करने पे फोकस करो, है ना? समय पे चीजें अपने आप होती रहेंगी, जल्दी करके क्या करोगे? लगने वही 8 महीने हैं, जल्दी थोड़े ना हो जाएगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारी घड़ी तेज चलने शुरू हो जाएगी। उतना ही समय लगना है भाई मेरे, है ना? तो जो कर रहे हो उस पर फोकस करके आराम से काम करो। ठीक है, और चीजें बेहतर होंगी, उसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन तुम लोग की जो कुछ गलत हरकतें होती है ना, वो बड़ी गंदी चीज होती है। चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे चर्चा कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे डिस्कशन कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अब हमने कहा कि जैसे मान लो इस पॉइंट P पे हमने कोई आवेश को रखा, तो इस पे एक बल लगा F1, एक पॉइंट Q पे रखा तो इस पे बल लगा F2, है ना? अब 2 लोग थे, दोनों ने क्या किया कि दोनों ने आवेश को रखा यहां और यहां, उन्होंने बल महसूस किया, एक जगह बल कम, एक जगह बल ज्यादा लगा। तो एक ने कहा कि भाई वैद्युत क्षेत्र जो है यहां पर ज्यादा है, ठीक है। दूसरे ने कहा नहीं यहां पर ज्यादा है। अब इसने 10 कूलाम का आवेश लेके रखा था और इसने जो है पास में था, है ना, लेकिन इसने मात्र 1 कूलाम का आवेश लेके रखा था। ठीक, दूर होने के बावजूद, इस आवेश से दूर होने के बावजूद उसको ज्यादा बल महसूस हो रहा है। मान लेते हैं, अभी मैंने दोनों को ज्यादा बोल दिया था, इसको ज्यादा बल महसूस हो रहा है, इसको कम बल महसूस हो रहा है, जबकि ये ज्यादा दूर है, उसको बल कम लगना चाहिए, है ना। तो प्रॉब्लम कहां हो रही है कि 1 कूलाम पे बल निकाल रहा है, 10 कूलाम पे निकाल रहा है। कोई और आएगा यहां रखेगा 100 कूलाम पे बल निकाल देगा, कहेगा हूं यहां बल ज्यादा लग रहा है, यहां वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है। तो लड़ाई झगड़ा ना हो इसीलिए करते क्या है हम कि 1 कूलाम के लिए परिभाषित कर लेते हैं। इसके कई फायदे। पहली बात तो सब लड़ेंगे नहीं, सभी 1 कूलाम आवेश ले आकर के रखेंगे, उसके बाद बल निकालेंगे। तो अब कहेंगे हाँ भाई तुम्हारा बल ज्यादा है, मेरा कम है। फिर ये कहेगा हाँ भाई तुम दोनों का ज्यादा है, मेरा तुम दोनों से कम है। क्यों? लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, क्योंकि 1 कूलाम पे निकाल ले। दूसरी बात, हमें किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी स्थान पे बल निकालना है
तो अगर हमें 1 कूलाम पे बल पता है कि 1 कूलाम पे 100 न्यूटन लगेगा, तो कोई पूछे बताओ 2 कूलाम पे कितना लगेगा, मैं कहूंगा 200 न्यूटन लगेगा, 3 कूलाम पे 300 न्यूटन लगेगा। यानी 1 कूलाम पर बल निकालने का फायदा यह है कि कितने भी कूलाम पर निकालना हो मैं आसानी से एक नियम लगा सकता हूं। जैसे आप मार्केट जाते हो, कहते भैया आलू कैसे दे, बोलता भैया 75 रुपए किलो। भाई बाप रे, 75 रुपए किलो आलू, चलो ठीक है मान लिया। तो भैया 75 रुपए किलो, इसका मतलब क्या हुआ, 75 रुपए का 1 किलो है ना। अब तुमको भैया 3 किलो का कितना हुआ, अब सब्जी वाला ढंग कर ठीक भैया बता देगा 225 रुपए। मैं तुमको बताया 75 रुपए किलो, गुणा नहीं कर पा रहे हो 3 से, अनपढ़ गंवार जाहिल चले आते हैं सब्जी लेने। ऐसा हो सकता है मामला ना आपके साथ, ठीक है। तो भाई 1 किलो का दाम उसने क्यों बताया, तुमको जितना लेना है तुम उतने का डिसाइड कर लो अपने से, ठीक। तो हम करते क्या है कि हम 1 कूलाम पे एकांक आवेश पर बल निकाल लेते हैं, और जो एकांक आवेश पे बल होता है, 1 कूलाम पर बल होता है, उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। अब यहां पर एक वर्ड और मिल जाता है किताबों में लिखा हुआ, एकांक परीक्षण धनावेश। आप परीक्षण धनावेश ना लिखें तब भी तीव्रता की परिभाषा कोई काट नहीं सकता, गिराक मारूंगा उसको जो काटेगा, ठीक है। परीक्षण धनावेश, क्योंकि परीक्षण धनावेश तो हमने डिसाइड कर लिया ना कि ये धनावेश ही होना चाहिए, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कौन सर ये एकांक परीक्षण धनावेश होता क्या है सर बताइए, एकांक परीक्षण धनावेश होता क्या है। तो पहले हम बताते हैं परीक्षण का मतलब क्या होता है ना। परीक्षण का मतलब क्या होता है, परीक्षण का मतलब अंग्रेजी में होता है टेस्ट, और क्योंकि कुछ चीजों की हम इंग्लिश ज्यादा बेहतर समझते हैं हिंदी से, तो इसलिए पहले मैं इसकी इंग्लिश बताता हूं, उसके बाद मैं आगे चर्चा करता हूं, ठीक है। तो परीक्षण मतलब होता है टेस्ट। किस चीज का टेस्ट, इस बात का टेस्ट कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है। तो इस बात को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलता है टेस्ट चार्ज, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी बोलते हैं परीक्षण धन आवेश। क्या बोलते हैं, परीक्षण धन आवेश, परीक्षण धन आवेश, और टेस्ट चार्ज कहते हैं इंग्लिश में। अब सवाल यह कि पॉजिटिव क्यों बोला, परीक्षण धन आवेशी क्यों बोला, इसको हमेशा पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं, है ना। पॉजिटिव माना गया है, पॉजिटिव क्या किया गया है, माना गया है। आप निगेटिव भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी आप देखेंगे आपको मिलेगा, कहेगा कि इतने वैद्युत क्षेत्र में एक निगेटिव चार्ज इतना इतना रखा है, बताओ इस पर कितना फील्ड होगा, पर कितना वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु पे होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो निगेटिव भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात, लेकिन वो आपका अपना सिस्टम बन जाएगा, और आप ही 2-4 लोग जो डिस्कस करोगे उतने लोग समझेंगे बस उस बात को, है ना। तो लोगों ने मान लिया कि भाई परीक्षण धनावेश हमेशा प्लस माने ताकि हर कोई प्लस ही समझे। अब इसका कारण क्या था, ऐसा क्यों है, देखो मान लो एक आवेश कोई प्लस रखा हुआ है, एक बंदे ने क्या किया कि उसको मैंने पूछा बताओ इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, एक आया वो प्लस क्यू नॉट रख दिया, उसके ऊपर बल इधर लगा, उसने कहा सर वैद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा, ई से लिखते हैं इसको, ठीक। दूसरा आया, मैंने कहा तुम बताओ किधर होगा, वो आया और उसने माइनस क्यू नॉट रख दिया, उसने कहा सर वैद्युत क्षेत्र इधर होगा। अब दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिए, सर फूट गया एक दूसरे का। तो लोगों ने कहा ऐसा एक नियम बनाते हैं, अपनी मर्जी ज्यादा जहां चलती वहां मामला हो जाता है गड़बड़, नियम बहुत जरूरी है। नियम ये बना लेते हैं कि परीक्षण आवेश को हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे ताकि सब लोग एक ही बात समझे, लड़ाई झगड़ा ना हो। एक लिख करके चला जाए कि उत्तर की ओर है, तो दूसरा भी इस पे विश्वास करे कि उत्तर की ओर ही है, दूसरे के मन में डाउट ना है कि पता नहीं इसने प्लस रख के चेक किया कि माइनस रख के चेक किया। क्यों भाई, डाउट आएगा मन में, है ना। तो इसीलिए एक नियम बना दिया गया कि परीक्षण आवेश को हमेशा हम लोग पॉजिटिव, हमेशा मतलब हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही लेकर के चलेंगे, हमेशा वो धनावेश ही रहेगा, कभी भी इसको ऋणावेश नहीं लेते हैं। जब तक कि अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में एक बोधात्मक प्रश्न बना ना दे कि अगर हम लोग निगेटिव परीक्षण धनावेश ले लें तो बताओ वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो भाई पॉजिटिव पर लगने वाले बल की दिशा को हम वैद्युत क्षेत्र दिशा मान रहे हैं, तो अगर निगेटिव ले लेंगे तो जो बल लगेगा उसकी विपरीत दिशा में हो जाएगा। अभी समझाता हूं इन सारी बातों को, ज्यादा बोल गया आप लोगों को दिक्कत ना हो जाए, कहीं तकलीफ ना हो जाए, है ना। तो ये माना है हमने। फिर यहां पे नॉट क्या बताता है, नॉट, नॉट मतलब शून्य, नॉट मतलब शून्य, है ना। इस नॉट की स्पेलिंग जो है वो क्या होती, KNOT होती, KNOUT होती है, समथिंग होती है, नेट पे देख लेना, है ना। मेरी क्या ना स्पेलिंग बड़ी कमजोर है,
बहुत गलतियां करता हूं, बहुत भूलता हूं, भूलता बहुत हूं मैं। तो नॉट मतलब होता है शून्य। शून्य मतलब यहां शून्य से क्या तात्पर्य है? बहुत छोटा। शून्य क्या तात्पर्य है? बहुत छोटा। शून्य मतलब क्या तात्पर्य यहां पे? क्यू के साथ नॉट क्यों लगाया गया? नॉट ये दर्शा रहा है कि ये आवेश बहुत छोटा है। बहुत छोटा मतलब इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसकी अपनी खुद की कोई औकात नहीं है। बात समझ में आई? इतना छोटा है कि इसकी अपनी खुद की कोई औकात नहीं है। ऐसा क्यों बोला गया? ताकि मान लो भाई, परीक्षण टेस्ट का मतलब होता क्या है? घर में जो है मम्मी ने खीर बनाई और तुमको भेज दिया किचन में, चले जाओ जरा चेक कर लो खीर सही बनी है कि नहीं बनी है। तुम पहुंचे, पूरा साफ कर दिए, जितना रखा हुआ था कुल निपटा दिए भाई, और मम्मी बोले मम्मी बहुत बढ़िया खीर बनी है। मम्मी कहेंगे लाओ सबको खिलाते हैं, देखें किचन में खीर ही गायब। तो ये क्या सिस्टम भाई? तुम कहोगे आप ही ने कहा टेस्ट कर लो। टेस्ट मतलब होता है 1 चम्मच गधे, थोड़ा सा टेस्ट करना था, पूरा निपटा दिया। वही चीज यहां पर भी, कि अगर हमें किसी आवेश के कारण, मान लो कई आवेश के निकाय रखे हुए हैं ढेर सारे, और यहां पे हमें चेक करना है वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, और हमने यहां पे इतना बड़ा आवेश ले आकर के रख दिया, इतना परिमाण उसका ज्यादा था कि इसका अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र जो था उसने इन सब को प्रभावित कर दिया। बात समझ में आई? तो मामला हो जाएगा गड़बड़। तो हमको क्या करना है? हमको एक ऐसा टेस्ट चार्ज ले आना है जिसका परिमाण इतना कम हो कि उसका अपना खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र ना। क्या? इतना छोटा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि इसका अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र क्या हो? वैद्युत क्षेत्र ना हो। बात समझ में आई? इतना छोटा। परीक्षण पूछता है क्या होता है, तो अब बताना सर 2 बातें। पहली बात, इतना छोटा होना चाहिए कि इसका अपना खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये हमेशा धनावेश होना चाहिए, ऐसा माना गया है ताकि सब लोग सेम बात समझे, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना, है ना। तो परिभाषा निकल के आई भाई कि एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसको ई से लिखते हैं, ई इज इक्वल टू होता है F/Q0, है ना। और वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि ये सदिश राशि है, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, और एक ऐसी राशि है, ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि दिशा की बात कर लेते हैं, दिशा। सदिश राशि दिशा की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो दिशा होती है वो धन आवेश पर, पॉजिटिव चार्ज पर, धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। किधर होती है? पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। समझ में आई बात? अब इसका मतलब है कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे और यहां पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इसके ऊपर बल ये दूर धक्का मारेगा, है ना। तो यहां से निकल के आया कि धन आवेश के कारण तीव्रता आवेश से दूर होती है। किधर होती है? आवेश से दूर होती है, ठीक है। और ऋण आवेश के कारण तीव्रता, बाकी सेम स्टेटमेंट रहेगा, आवेश की ओर होती है। आवेश की ओर होती है। क्यों? क्योंकि अगर ऋण आवेश के पास में कोई रख दो दूसरा परीक्षण आवेश, क्योंकि परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये उसको अपने ओर खींच लेगा, है ना। तो ऋण आवेश कारण जो तीव्रता होगी उसकी दिशा आवेश की ओर हो जाएगी, और धनावेश कारण जो तीव्रता होगी उसकी तीव्रता आवेश से दूर हो जाएगी, उसकी दिशा आवेश से दूर हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई है तो एक बार ठोंक दो जोरदार तरीके से लाइक। अगर आई है तो ठोको लाइक इसी बात पे। क्या बात, तुम लोगों को कहना पड़ता है, ये सब काम करते रहा करो, रोज रोज बताने। बताओ कितना गंदे बच्चे हो तुम सब। शाबाश 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 शाबाश। समझ गए? ओके बेटा।
गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, जो लाइक ठोक चुके थे वो दोबारा नहीं ठोकेंगे। कुछ लोगों का आईक्यू 150 के पार होता है। एक कहता सर मैं आपकी हर वीडियो सर 2 बार लाइक करता हूं, मुझे इतना पसंद आता है। मैं कहा गजब आदमी हो भाई तुम, कौन सा नशा करते हो पता नहीं हमको। चले चले फिर मिलते हैं आप लोगों से कल इसी समय पर, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट।